नमस्कार है मित्रांनो। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियोस देख ली होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होंगी। तो हमने अपना स्टार्ट किया हुआ था महामुनि भरत मुनि, यानी कि भरत मुनि के अंदर हमने देख लिया था कि उन कैसे नाटक की रचना की गई, फिर किन्होंने इसको दिखाया और फिर कैसे उसकी रचना की गई और कहाँ कहाँ पर कौन से देवता को स्थापित किया गया। ठीक है, हमने महानागों के नाम तक हमने देख लिया था। इसके आगे हम देखते हैं कि जब ये नाटक दिखाया गया तो देवताओं की विजय और जो दानव है उनकी हार को दिखाया गया, तो दानव रुष्ट हो गए और उन्होंने इसके अंदर विघन डालना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तब जो दैत्य यानी कि पुत्र है विरूपाक्ष नामक दानव को, तो जब ब्रह्मा जी ने उसको बताया कि ये नाटक ऐसे क्यों दर्शाया गया है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कर्मों को दिखाया गया है, न कि ये देवता है दानव है। ठीक है, अपने कर्म ही होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम हैं क्या। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने विरूपाक्ष नामक दानव को नाट्य शास्त्र की रचना के क्रम फल की प्रक्रिया निम्न पंक्तियों से परिभाषित की है। हितोपदेश जननम नाट्यम एतद भविष्यति, यानी कि जो नाट्य मनुष्य की कर्मानुसार तीन श्रेणियां होती हैं, उत्तम मध्यम और अधम। इन तीनों श्रेणियों को उपदेश नाट्य शास्त्र क्रम के अनुसार ही होगा। किसके अनुसार होगा? क्रम के अनुसार ही होगा। यह दुखों के पीड़ित और श्रम से पीड़ित, शोक से संतप्त होंगे जो तपस्वी लोग होंगे उनको शांति प्रदान करने वाला होगा। ठीक है, यह हितकारी बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। इस टाइप से ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि क्यों इस नाटक की रचना की गई है। ठीक है, तो संपूर्ण शास्त्र में विविध कर्मों को ध्यान में रखते हुए नाट्य शास्त्र की रचना की है। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आगे हम देख लेते हैं। अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? चार। कितने प्रकार के होते हैं अभिनय? चार। कौन से और कौन से? कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। कौन से होते हैं? कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी ने कहा कि वेद विद्या रूप इतिहास की कथाओं का परिकल्पना करने वाला यह नाट्य शास्त्र संसार में विनोद उत्पन्न करने वाला होगा। ठीक है, अभिनय कितने प्रकार के होते हैं? चार। कौन से? कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। ठीक है, इस नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय के अंतिम चरण में नाट्य मंडप विधि और मंडप पूजन विधि का फल बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार यज्ञ देव का पूजन यज्ञ में महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार रंग देवता का पूजन नाट्यशाला में अभिनय के पूर्व महत्वपूर्ण होता है। किसमें बताया गया है? प्रथम अध्याय के अंतिम चरण में नाट्य मंडप की विधि और इसका पूजन विधि के बारे में बताया गया है। इसलिए सभी प्रयत्नों से रंगमंच की पूजा करनी चाहिए, तभी नाट्य के फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, नाट्य शास्त्र के द्वितीय अध्याय में सर्वप्रथम नाट्य मंडप का निर्माण का लक्षण प्रस्तुत करते हुए भरत मुनि जी कहते हैं कि देवताओं के भवनों और उपवनों का निर्माण तो कौन सी होती है? मानसी रचना होती है, लेकिन जो अपने सांसारिक में होती है, वो जो उनकी रचना होती है वो कौन सी होती है? वो इनके जो इंसान होते हैं उनके भावों के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, उनके ग्रहों और उपवनों का निर्माण उनके भावों के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, नाट्य प्रयोगशाला के विषय में प्रेक्षागृह यानी कि दर्शक दीर्घा की रचना को देख करके विश्वकर्मा के द्वारा उनकी स्थिति तीन प्रकार से निरूपण किया गया। यानी कि नाट्य मंडप कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। एक होता है आयताकार, एक होता है वर्गाकार और एक होता है त्रिभुजाकार। जो आयताकार होता है वो होता है ज्येष्ठ, वर्गाकार होता है वो होता है मध्य और त्रिभुजाकार होता है वो होता है नीचे, यानी कि कनिष्ठ, यानी कि अवर अधम प्रकृति का। ठीक है, सबसे सर्वश्रेष्ठ किसको मानते हैं? आयताकार को। किसको मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ आयताकार को। विकृष्ट चतुर्शस्त्र त्रियस्रश्चैव मंडपे तेषां त्रीणि प्रमाणानि ज्येष्ठम मध्यमम तथावरम। ठीक है, यानी कि जो ज्येष्ठ है तो वो कौन सा होता है? विकृष्ट। मध्यम आकार कौन सा होता है आपका? चतुर, यानी कि जो वर्गाकार होता है वो। और अवर आवर्ती का यानी कि जो सबसे अधम आवर्ती का होता है वो होता है आपका त्रिभुजाकार।
ठीक है। मंडप के कितने प्रकार बताए इसके अंदर? 3। इंपॉर्टेंट है भाई ये भरतमुनि, इनमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मंडप कौन सा है? विकृष्ट। कौन सा होता है विकृष्ट? आयताकार। ये इसकी प्रकृति सबसे प्रमाण यानी कि प्रमाण कौन सा होता है इसका? ज्येष्ठ। यानी कि सबसे उत्तम प्रकार का कौन सा होता है आपका? आयताकार। कितने हाथ का होता है? 108 हाथ का। इसके अंदर प्रयोग कौन करते हैं आयताकार को? देवता। कौन प्रयोग करते हैं? देवता। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चतुर्शस्त्र यानी कि वर्गाकार। प्रमाण कौन सा होता है आपका? मध्य, यानी कि मध्यम प्रकार का होता है ये वर्गाकार। हाथ कितने होते हैं इसके अंदर? 64। और इसको कौन यूज करते हैं? राजा। फिर है आपका त्रियस्त्र यानी कि त्रिभुजाकार। कनिष्ठ, अवर या अधम कितने हाथ का होता है? 32 हाथ का। और इसको यूज कौन करते हैं? सामान्य जनता। ठीक है। उत्तम आकार का होता है आयताकार, मध्यम आकार का होता है वर्गाकार, और जो अधम आकार का होता है वो होता है त्रिभुजाकार। आयताकार कितने हाथ का होता है? 108। वर्गाकार कितने हाथ का होता है? 64। और त्रिभुजाकार कितने हाथ का होता है? 32। याद कर लेना भाई ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार नाट्य मंडप का निर्माण करने के लिए निम्न रीति का प्रयोग किया जाना चाहिए, अर्थात मापन क्रिया के लिए निम्न प्रमाणों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अणु, रज, बाल, लिक्षा, युका, यव, अंगल, हस्त। ये 9 माप होते हैं, यानी कि बढ़ते हाथ के होते हैं। ठीक है। जैसे 8 अणु किसके बराबर हो गए? 1 रज के। 8 रज किसके बराबर हो गए? 1 बाल के। ठीक है। इस टाइप से बढ़ता है ये। देखिए जैसे 8 अणु किसके बराबर हो गए? 1 रज। 8 8 रज 1 बाल। 8 बाल 1 लिक्षा। 8 लिक्षा 1 युका। 8 युका 1 यव। 8 यव 1 अंगुल। 24 अंगुल 1 हाथ। 4 हाथ कितना हो गया? 1 दंड। याद कर लेना भाई। आप मेरी वीडियोस 2 या 3 बार देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। इतना नहीं है क्योंकि इसमें एस्टेट में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। ठीक है। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने सामान्य मनुष्य के लिए मध्यम आकार की नाट्यशाला सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसके प्रेक्षागृह का निर्माण आयताकार आकृति में होता है, जिसकी लंबाई 64 हाथ की होती है और चौड़ाई कितने हाथ की होती है? 32 हाथ की होती है। जो नाट्य मंडप की भूमि होती है, नाट्य मंडप यानी कि कहाँ पर बनाना चाहिए, उसकी भूमि कैसी होनी चाहिए? उसकी भूमि होनी चाहिए समतल, स्थिर, कठोर, यानी कि काली भी हो और गौरवर्ण की हो, और उस भूमि में नाट्य मंडप का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है। क्लियर यहाँ तक? समास स्थिरा च कठिना कृष्णा गौरी च या भवेत भूमिस्तत्र कर्तव्य कर्तु भी नाट्य मंडप। जहां पर भूमि समतल हो, स्थिर हो, कठोर हो, यानी कि काली हो या फिर गौरवर्ण की हो, तो वहां पर वो तो वैसी भूमि पर नाट्य मंडप का निर्माण करना चाहिए। और फिर नाट्य मंडप का निर्माण करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले भूमि को साफ सुथरा करना चाहिए। हल के द्वारा उसे जोतना चाहिए। जो उसमें हड्डियां होती हैं, कील होते हैं, जो खप्पर या खोपड़ी होती है और घास फूस होता है, उसको निकाल के साफ सुथरा कर देना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार भूमि के शोधन के बाद माप का निर्देश करें। तीनों मंडप भी उत्तरा यानी कि विशाखा, इनका भी एक नक्षत्र होता है, उसके अंदर ही, ठीक है, उसका क्या करना चाहिए? मापन करना चाहिए। निर्देश करें कि तीनों मंडप उत्तरा, विशाखा, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, अनुराधा नक्षत्र नाट्य शास्त्र के निर्माण में शुभ माने गए हैं। ठीक है। नाट्य मंडप आयताकार नाट्य मंडप के अतिरिक्त सभी का माप 3 भागों में विभक्त होता है, जिसमें एक भाग तो होता है आपका नेपथ्य भूमि है, जहाँ पर जो कलाकार होते हैं वो जो नाटक दिखाते हैं वहां पे उनके कपड़े चेंज करने वगैरह जगह होती है। दूसरा भाग होता है रंगशीर्ष, जहाँ पर वो अपना नाटक दिखाते हैं। और तीसरा भाग होता है प्रेक्षागृह, जहाँ पर आपकी ऑडियंस बैठती है। ठीक है। कितने आपकी होती है? नैफेत्य भूमि का माप कितना होता है? 16/32। रंग शीर्ष का होता है 16/32 और प्रेक्षागृह का होता है 32/32। ठीक है। ये ज्यादा बड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दर्शक बैठते हैं, जितने ज्यादा मात्रा में दर्शक बैठेंगे वो उतने ही ज्यादा लोगों तक वो यानी कि जो संदेश वो देना चाहते हैं वो फैलेगा। ठीक है। नाट्य मंडप के इसमें नास्तिक व विकृत तथा अंधविश्वासी लोगों को वहां से हटा देना चाहिए, और नाट्य मंडप का निर्माण करते समय शुभ मुहूर्त वह
10 दिशाओं में बांटने चाहिए और सभी दिशाओं के देवताओं का स्थान निश्चित होना चाहिए। ठीक है, जो चारों दिशाएं थी उसके अंदर किसको बैठाया गया था, जो 4 वर्ण होते हैं उनको। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फिर ये होती है आपकी ईशान, यानी कि ईशान, कोण, आग्नेय, कुबेर, वायुदेव, ये आपकी जो दूसरी दिशाएं होती हैं वो वाली। ठीक है, उपयुक्त नाट्य मंडप की स्थापना में दिशाओं के स्वामियों को अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुरूप भोजन की बलि देनी चाहिए तथा चारों दिशा कोणों में वर्ण बलदायी होते हैं। ठीक है, जैसे ब्राह्मणों के लिए कैसा भोजन होना चाहिए, आपका घृत पायस। राजा के लिए होना चाहिए मधुपर्क और कलाकारों के लिए होना चाहिए गुड़ ओदनम युक्त भोजन होना चाहिए। ठीक है, स्तंभ कौन से होते हैं आपके, 4 दिशाएं में कौन से होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण कौन होती है, ईशान दिशा, क्षत्रिय आग्नेय, वैश्य नैऋत्य और शूद्र वायव्य। वर्ण कौन सा होता है ब्राह्मण का, श्वेत वर्ण, क्षत्रिय का रक्त वर्ण, वैश्य का पीत वर्ण और शूद्र का नीलवर्ण। ठीक है, इसके अंदर धातु कौन सी होती है, ब्राह्मण के लिए होती है स्वर्ण, क्षत्रिय के लिए होती है ताम्र, वैश्य के लिए होती है रजत और शूद्र के लिए होती है आयस यानी कि लोहा। ठीक है, स्तंभ का रोपण करते समय वह अचल कंपन रहित होना चाहिए, यानी कि जो उसके अंदर जो खंबे गए स्तंभ लगाते हैं, जो खंबे लगाते हैं वो उनके अंदर कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना तो वो हमेशा आवृष्टि, मृत्यु भय और शत्रु भय रहित होना चाहिए और वहां पे कभी भी वो मुड़ने वाले या फिर घूमने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, मतवारिणी, मतवारिणी का मतलब क्या होता है, मतवारिणी का अर्थ होता है बरामदा। ठीक है, रंग पीठ के बगल में 4 स्तंभों से युक्त रंग पीठ प्रमाण के बराबर मतवारिणी होनी चाहिए तथा मतवारिणी की ऊंचाई 1.5 हाथ होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वो आपने देखा भी होगा ना, फिल्म वगैरह में दिखाते हैं कि पीछे नेपथ्य में से जो सीढ़ियां लगी होती है जो ऊपर आते हैं फिर उसके रंगमंच के ऊपर। ठीक है, वो होता है आपका मतवारिणी। इसके पश्चात 6 काठ स्तंभ से रंग पीठ का निर्माण करना चाहिए। इस पर ही नेपथ्य ग्रह 2 द्वार निर्माण करने चाहिए। ठीक है, कितने काष्ठ स्तंभ, 6 सट। ठीक है, यानी कि सट काष्ठ स्तंभ होने चाहिए आपके। ठीक है, इस प्रकार रंग शीर्ष का प्रयत्न पूर्वक निर्माण करना चाहिए जिसकी आकृति कुर्म पृष्ठ यानी कि कछुए के पृष्ठ की तरह और मछली के पीठ की तरह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कछुए की पीठ कैसे होती है, आपकी ढलवा होती है ना, और मछली की पीठ भी आपकी ढलवा होती है, तो उस टाइप से नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक जो आपका शुद्ध दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, उसके अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, जिसकी आकृति कैसी होनी चाहिए, शुद्धातर शतलाकार। ठीक है, यानी कि शुद्ध दर्पण के समान समतल होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, रंग पीठ या रंग शीर्ष के निर्माण के स्तंभ में मूल यानी कि न्यू में क्या क्या रखा जाता है, जो आपका पूर्व का भाग होता है उसके अंदर क्या रखा जाता है, हीरा। पूर्व के भाग में क्या रखा जाता है, वज्र, हीरा। दक्षिण के भाग में मणि जिसको बोलते हैं वैदुर्य। पार्श्व पीछे यानी कि पश्चिम भाग में होती है आपकी स्फटिक मणि यानी कि मोती, और उत्तर में होती है आपकी प्रवाल या त्रवाल जिसको बोलते हैं मूंगा। ठीक है, मध्य भाग में कनक सोना रखने का विधान है। ठीक है, मध्य भाग में कौन रखने का विधान है, सोना रखने का। ये याद रखना भी कौन सी दिशा में कोई क्या रखने का विधान है। ठीक है, इस प्रकार रंगमंच का निर्माण हो जाने पर दीवार का कार्य संपन्न करना चाहिए जिसमें स्तंभ, खंभा, नागदत्त यानी कि खुट्टी और बातायन यानी कि खिड़की, कोण यानी कि कोना किसी भी दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपके दरवाजे के सामने नहीं होनी चाहिए। शैल गुहाकार यानी कि पर्वत की गुफा के आकार वाला होना चाहिए और प्रकृति से संबंधित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर आदि चित्र भित्तियां दीवार पर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। विकृष्ट मंडलाकार, ये विकृष्ट आपका कौन सा था, आपका आयताकार। मंडप के समान ही वर्गाकार मंडप का निर्माण भी इसी विधान से होता है और जिसका माप 32 बाई 32 हाथ का होता है। इस प्रकार जो आपका त्रिकोणा होता है यानी कि त्रिकोण होता है उसका मंडप का विधान होता है जिसमें 8 बाई 8 हाथ के क्या होते हैं, कोने होते हैं और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये 32 बाई 64 हाथ की है। इसके बाद हम करेंगे अपने रस विवेचन। ठीक है, जो इसके अंदर रसों का यूज किया गया है हम उसको कल हमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसके अंदर रस है, स्थायी भाव है, संचारी भाव है,
ठीक है, जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, सूय आदि हम कल करेंगे। तो कल जो आपका भरत मुनि है नाट्य शास्त्र वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर कल अपने भरत मुनि यानी कि नाट्य शास्त्र के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।